नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने सोचा कि आपको इम्पोर्टेंट एक मार्क्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट बता दूं। जैसा कि मैं वही क्लियर करता हूं जो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, उसी टॉपिक पे बात करता हूं, वही बताता हूं। अगर मैं आपसे कोई जोक भी करूँगा तो ऐसा जोक करूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जिसमें आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज़ मैं कोई बात नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे आपका भी टाइम इम्पॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं शॉर्ट क्लास बनाता हूँ कि शॉर्ट क्लास में आप भी क्लियरली देख पाएँ और बोर भी ना हो, आपको मार्क्स भी क्लियर हो जाए। एक मार्क्स तो आपका क्लियर रहेगा, मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक से। जैसे कि आप यूपी एसएससी पेट का देख लें या सीडीएस का पेपर देख लें या कोई भी पेपर देख लें, तो बांध से तो एक क्वेश्चन मिल ही जाता है कि ये डैम कहाँ स्टैब्लिश है। तो मैं आज आपको वही क्लियर कर दूंगा। जो जितने भी इम्पॉर्टेंट डैम है मैंने उनका बनाई लिस्ट, उससे आपको बताऊँगा। जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए मैंने मैप भी रखा है कि आपको मैप से बता दूंगा, उसके बारे में फैक्ट बता दूंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ के बारे में फैक्ट पूछ रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं डैम का उद्देश्य क्या होता है, डैम क्यों बनाए जाते हैं, क्या रीज़न है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएँ ऐसी परियोजनाएँ जिसमें एक साथ कई उद्देश्य, ठीक है, हाईलाइट नहीं हो सकता बट कर दूंगा। एक साथ कई उद्देश्य कई पूरी की जाती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन, जल विद्युत। जैसे कि जो डैम बनाए जाते हैं उनके लिए काफ़ी वर्क होता है। पेयजल के लिए भी बना सकते हैं कि पेयजल कलेक्ट जल स्टोर कर लेते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए भी हो सकता है, सिंचाई के लिए भी हेल्प करता है, जल विद्युत में भी उससे ऊपर से जल, जैसे कि आप जानते ही होंगे, जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। जैसे कि ऊंचाई से जल नीचे डालना है, टरबाइन घुमाया जाता है, टरबाइन की सहायता से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो जानते हैं हिस्ट्री कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1897 में दार्जिलिंग में बनाई गई, ठीक है, दार्जिलिंग में। 1901 में कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना स्थापित की गई। तो फर्स्ट आपकी कहाँ पे थी, दार्जिलिंग में, और सेकंड आपकी थी 1901 में कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, ठीक है। अमेरिका की टेनेसी वैली तथा सोवियत संघ यूक्रेन की परियोजनाएं विश्व प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए बता रहा है अमेरिका की जो टेनेसी वैली है तथा सोवियत संघ रूस की जो परियोजनाएं हैं विश्व प्रसिद्ध है, जैसे बता रहा है फैक्ट के रूप में। वर्तमान में विश्व में कितनी डैम है, देखिए 40,000, और भारत में कितने हैं, 5,000 बड़े बांध हैं, ठीक है। बड़े बांध की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर से अधिक है। सबकी जितने भी डैम जो बने हुए उनकी ऊंचाई जो 15 मीटर से अधिक है। सर्वाधिक 20,000 बांध, बड़े बांध चीन में है। मैक्सिमम डैम जो कहाँ पे स्टेबल है, चीन में है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट के रूप में है कि सर्वाधिक डैम कहाँ पे है, चीन में है। यूएसए द्वितीय है, यूएसए थर्ड पे आता है, यूएसएसआर यूएसए सेकंड पर आता है और यूएसएसआर थर्ड पे आता है। जापान चौथे नंबर पे और भारत फिफ्थ पर है, ठीक है। चीन का 3 जॉर्ज डैम, देखिए 3 जो चीन का है 3 जॉर्ज डैम विश्व का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा डैम है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। ये एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ओके। जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है। मैंने प्रीवियस आपका 2021 का फरवरी में जो पेपर हुआ था, 2021 का 1 पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन ही पूछा गया था कि सतलज नदी पर ही कौन सा बांध उपलब्ध है। बट ऐसे नहीं, उसमें क्वेश्चन घुमा कैसे पूछा गया था कि झेलम जिसकी सहायक नदी है, झेलम जिसकी सहायक नदी है उस पुल पे कौन सा डैम उपलब्ध है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया था, तो आप थोड़ा सा और माइंड अप करिएगा कि झेलम किसकी सहायक नदी है, सिंधु में जाती है। सिंधु से पहले कौन पड़ता है, सतलज। सतलज में किस डैम को बनाया गया, क्वेश्चन एक्सेट्रा काफ़ी घुमा देता है। बट क्वेश्चन का जो मेन फोकस पॉइंट होता है, अगर आप याद रखेंगे कि इस नदी पर स्टैब्लिश है, तो आप जान जाएंगे सीधे, ठीक है।
और कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन ऐसा घूम गया होगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको लगेगा ऐसा हो सकता है। जैसा कि अभी एक क्वेश्चन फैक्ट के रूप में चल रहा था, न्यूज़ में विड्रॉ कर रहा था कि क्वेश्चन जो पूछा गया था यूपीएससी पेट में कि जो 100 रुपये का नोट है उस पर किसके साइन होते हैं। तो उसमें काफ़ी बच्चों ने 100 रुपये का जो साइन पूछा गया था किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो काफ़ी बच्चों ने वित्त मंत्री को साइन पे टिक पे करके आए हैं। जैसा कि उन्हें कन्फ्यूजन थी, जैसा कि बता रहे हैं कुछ बच्चे, मैंने देखा था एक यूट्यूब पे चैनल पे, तो बता रहे थे कि उन्हें कन्फ्यूजन थी कि 100 रुपये और कॉइन पे जो वित्त मंत्री के साइन होते हैं और अदर पे आरबीआई गवर्नर के होते हैं। बट देखिए नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको किसी को पता होगा कि रुपये कॉइन छोड़कर और सभी नोटों पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है, 1 या 2 रुपये के छोड़ के। बट इसमें भी कंफ्यूज हो गए। वही बात होती है कि आप वहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रखिए। जैसा कि कुछ लोगों ने अभी कमेंट किया था मुझे इससे पहले कि सर थोड़ा सा बता दीजिए कि एसएससी की तैयारी कैसे करें, हाउ टू मोटिवेट एंड, तो और कैसी कौन सी बुक पढ़ें, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। चलिए सेकंड इसी पे बता देता हूँ, इसी पेज पे। जैसे कि मेनली मैं बता रहा हूँ, चलिए ये परियोजना बताने से पहले कि अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेनली आप टॉपिक अगर एसएससी की कर रहे हैं या अदर एक्सेट्रा कर रहे हैं, तो उसमें मेनली जो मैथ्स में फोकस कीजिए, आप ज्योमेट्री पे कर लीजिए। जैसे कि अगर आप टॉपिक देते हैं, कोई अच्छा लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें ज्योमेट्री तो आप ये मान के चलिए 10 नंबर की आनी ही आनी है, तो 10 नंबर की ज्योमेट्री तो आपकी फ़िक्स है, तो आप ज्योमेट्री तो हर हाल में तैयार करके रखिए। सेकंड, मेंसुरेशन, मैं 5 टॉपिक बता रहा हूँ, अगर ये आप क्लियर कर लिए और आपने कोई अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर दे रहे हैं आप, तो उसमें यहाँ से आपका अगर मैथ का 100 का आ रहा है या 25 का आ रहा है, जितने का भी आ रहा है उसमें से आप 60% तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में कोई नहीं आपको हो सकता। ज्योमेट्री क्लियर कर लीजिए, मेंसुरेशन कर लीजिए और ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के साथ में आप अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी और साथ में एक अलजेब्रा टॉपिक है, उसे क्लियर कर लीजिए। 4 टॉपिक मैंने बताया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ठीक है, ओके। और एक आपका डेटा इंटरसेप्शन में चार्ट, पाई चार्ट का जो होता है, एक टॉपिक उसे क्लियर कर लीजिए। मैक्सिमम पेपर में लास्ट में 5 to 10 मार्क्स का अगर पेपर मैथ्स का 50 मार्क्स का है या 100 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स का तो कंप्लीट सोचिए कि मान के चलिए आना ही आना है, उसमें शो कर ही रखा होता है। तो मैप, इसमें पाई चार्ट 8 नंबर का, ये आपके टॉपिक मैंने बताया, टोटल 5 टॉपिक आप ही क्लियर कर लीजिए। आप जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया, कुछ लोगों ने, कि वो मैक्सिमम जो पढ़ते रहते हैं रेशियो है, परसेंटेज है, एट्सेट्रा पढ़ रहे हैं, रेलगाड़ी की दूरी पढ़ रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं, परसेंटेज और साथ में रेशियो पढ़ रहे हैं, बट उससे बेनिफिट नहीं है। आप उसको पढ़ेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें भी दे रखे होते हैं। 300 क्वेश्चन अगर दे रखा है, आपने उस पर 300 क्वेश्चन दे रखा है, आपने अपना 3 डेज़ लगाया, 300 क्वेश्चन तो चलिए 5 डेज़ मान लीजिए कि मैक्सिमम आपने ईज़िली समझ के लगाया, 5 डेज़ आपने स्पेंड किया, आपको क्या मिला? आपने उसमें से क्वेश्चन पेपर में आया था 1 या 2 क्वेश्चन आता है, आपने 1 या क्वेश्चन 2 आया, अगर आपने ईज़िली कर पाए तो आपने सॉल्व कर लिया, तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन ही हुआ। बट अगर आप उतना ही टाइम ज्योमेट्री पे यूज़ करेंगे तो आपके मैक्सिमम 6 to 7 क्वेश्चन आएंगे ज्योमेट्री के। उसमें से अगर आपने 6 to 7 में से ईज़िली जो क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन तो होंगे जो ईजी होंगे, तो 4 क्वेश्चन तो आपके हो गए ना। तो आपको 3 आवर 5 डेज़ में आपने टाइम अपना स्पेंड किया। आप किसी मान लीजिए परसेंटेज पे या रेशियो पे, आपको इसका क्या मिला, रिप्लाई क्या मिला, 1 या 2 आंसर। आपने उतना ही टाइम ज्योमेट्री पे स्पेंड किया, क्या मिला, 4 या 5। और अगर आपने अच्छे स्टैंडर्ड पे ले गए, ज्योमेट्री कर ली, तो आपके 7 to 7 सही निकलेंगे। और ज्योमेट्री के क्वेश्चन ईजी ही आते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छों को ये समझ में नहीं आते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट होता है कि मीडियन, सेक्टर बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर, ये क्लियर नहीं होता काफ़ी लोगों को। और अलजेब्रा भी सेम आता है, अलजेब्रा आपका फार्मूले बेस्ड है, तो आप अलजेब्रा क्लियर करिए फार्मूले बेस्ड पे,
उसको क्लियर कर लेंगे। इसमें जैसे मैक्सिमम आपके 25 फार्मूले हैं, मेरे पास लिस्ट है, मैं किसी डे आपको क्लास में क्लियर बता दूंगा। उस 25 फार्मूले आप पढ़ लेंगे। उसके बाद फार्मूले मेन नहीं है, मेन है आपको यूज़ कैसे करना, आपको ये आना चाहिए। जैसे कि सर मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती थी, जैसे मैंने मैथ जो पढ़ी है अदर स्टैंडर्ड की पढ़ी है। अदर स्टैंडर्ड मतलब मुझे इस मैथ में इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा शुरुआत में, तब मुझे भी प्रॉब्लम आती थी, बट मैंने जाना कि इन फार्मूलों का यूज़ कैसे करना है, देन आपके लिए ईजी हो जाएगा। और मेंसुरेशन आप देखते हैं तो मेंसुरेशन भी फार्मूला बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ा है तो कोई भी पेपर आ जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ये मैथ के लिए हो गया। ठीक है, और जीएस के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ एक क्लास में आपका टॉपिक जो चल रहा है उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नर्मदा घाटी परियोजना में 3000 से अधिक बांध जुड़े हुए हैं। देखिए जो हमारी नर्मदा घाटी परियोजना है उसमें 3000 से अधिक बांध जुड़े हुए हैं। अब आइए पढ़ते हैं एक टॉपिक, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? आज़ादी के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना है ये दामोदर घाटी परियोजना। इसे अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर बनाया गया है। तो किसकी तर्ज पर बनाया गया है? टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर। ठीक है, देखते हैं हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है? उड़ीसा में है। किस नदी पे है? महानदी पर है। आपको मैप भी दिखा देता हूँ, देखिए हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना ये रही, उड़ीसा में है, महानदी पर है। ठीक है, आप इसे मैप पे भी पॉइंट कर लीजिए और उसके बाद एक नोट्स बना लीजिए, या आप मैप पे पॉइंट कर लेंगे उसके शॉर्ट नोट्स में लिख दीजिए। जैसे कि ये आपने मैप बनाया, लेट्स सपोज दैट जैसे कि मान लीजिए ये आपने इंडिया का मैप बनाया, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है बट कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। इतना मेरे पास अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इतना क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ पूरी जो मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे कि आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्द वो भी अवेलेबल हो जाएगा। देखिए जैसे कि ये आपने मैप बनाया इंडिया का। ठीक है, तो उड़ीसा में ये है महानदी। जैसे उड़ीसा में महानदी ये निकली हुई है, यहाँ पे आपका एस्टेब्लिश है हीराकुंड परियोजना। तो आपने ये मैप ये पॉइंट किया, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिख लिया हीराकुंड परियोजना। तो आपका देखिए कितना इजीली मैप पे ही हो गया। आपको सिर्फ एक बार मैप देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने सारी परियोजना टिक कर ली और सारे पॉइंट शॉर्ट लिख लिए कि हीराकुंड परियोजना, और जितनी भी परियोजना है लिख लिया। उसके बाद आपने उसके जो मेन पॉइंट हुए, कुछ कंपैरिजन हुआ तो उसे आपने पॉइंट लगा के, जैसे कि आपको इस पॉइंट के जो आपकी हीराकुंड परियोजना है इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखने नीचे, तो आपने जैसे कि यहाँ पे ऐसा पॉइंट कर लिया, ये पॉइंट कर लिया, उसके बाद लिख दिया हीराकुंड। फिर नीचे आपने ऐसा ही पॉइंट बनाया और यहाँ पर इसके बारे में जो फैक्ट लिखने थे आपने लिख लिया। तो आपने जब देखा उड़ीसा महानदी पे हीराकुंड परियोजना बनी है, नीचे आपने देखा कि इस पॉइंट के बारे में आपने कुछ फैक्ट लिख रखे हैं, तो इजीली आप कैच कर पाएंगे। शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा से, और आपको भी, कि मेरे जो हिस्ट्री के नोट्स बने हैं एनसीईआरटी के, मैक्सिमम आपके 6 to 12 सिर्फ 50 पेजेस में कंप्लीट है। जैसे 50 पेजेस टोटल 100 पेजेस हो गए, कि एक पेजेस में 2 पेज होते हैं, लेफ़्ट राइट यानी कि अपर एंड डाउन। उस तरीके से 100 पेजेस में मैंने 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट की है, और उसका एक पॉइंट नहीं छूटा है। जो इम्पोर्टेंट हो वो मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, और सारी एनसीईआरटी ऐसी क्लियर है कि अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, अदर कोई कॉपी नहीं पढ़ रहे हैं कि कॉपी से शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हूँ। लेकिन हाँ, मैंने उसका सिर्फ पॉइंट बताया है कि ईज़िली समझ सकूं और दूसरे को समझा सकूं। तो उस तरीके से आप भी नोट बनाइए, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है एनसीईआरटी के ही नोट्स बनाते हैं 250 पेज, 305 पेज, तो इतने बेनिफिट नहीं होता। ये प्रॉब्लम लास्ट में ये होती है कि आपको रिवाइज़ करने सारे टॉपिक, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी, पॉलिटी पढ़नी,
इकोनॉमिक्स पढ़नी है, साथ में आर्ट कल्चर पढ़ना है, एंड साइंस पढ़नी है, इकोलॉजी पढ़नी है, तो आपके पास तो रिवाइज के लिए टाइम होता ही नहीं है। लास्ट में प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, और अगर हाफ पढ़ के छोड़ते हैं तो एक ही टॉपिक क्लियर नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आपने 50 पेजेस में 100 पेजेस में आपका एक सब्जेक्ट क्लियर है ना, तो उसे पढ़ने में अगर 100 पेजेस की कॉपी है आपकी तो 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम आपको रिवाइज़ करने के लिए। तो आपका ईज़िली आपने 2 घंटे में रिवाइज़ किया। मान लीजिए आपका कल पेपर है, तो आपने अगर 6 टॉपिक हैं, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपने मॉर्निंग में स्टार्ट किया, इवनिंग तक 12 घंटे में कंप्लीट कर लिया। एक शॉर्ट रिवीजन आपने नाइट में स्टार्ट किया 1-1 घंटे का, 6 घंटे में कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट डे आप पेपर देने चले गए, ईज़िली हो गया। ठीक है, इसलिए मैं जोर देता हूँ कि शॉर्ट्स नोट बनाइए। नेक्स्ट देखते हैं कोशी नदी परियोजना। कोशी नदी घाटी परियोजना कोशी नदी पर 1954 में प्रारंभ की गई। यह भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। देखिए जो कोशी नदी पे बनी हुई है, कोशी नदी घाटी परियोजना, इस बिहार इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है। किस राज्य को बेनिफिट मिलता है कोशी नदी परियोजना से? तो बिहार को मिलता है। जिससे जानते ही हैं आप, कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूंगा। कोशी नदी देखिए यहाँ पे अब बनी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे सोन, गंडक, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, ये देखिए कोशी ये आई हुई है, इस नदी पर बना हुआ है आपका कोशी घाटी परियोजना। तो कोशी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी पर यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो देखिए ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल घाटी परियोजना जो है चंबल नदी पे है, और मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, साझा परियोजना है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर व जवाहर सागर इसी नदी पर स्थित हैं। देखिए इसके एडिशनल पॉइंट, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर इसी नदी पर स्थित हैं। चलिए चंबल घाटी नदी दिखाते हैं आपको। देखिए ये चंबल नदी, ठीक है। गांधी सागर देखिए, ये गांधी सागर जैसा बता रहा था, गांधी सागर इसी नदी पे स्टैब्लिश है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं माही बजाज परियोजना। माही बजाज परियोजना माही नदी पर, माही नदी पर गुजरात राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही नदी पर है, गुजरात और राजस्थान की है। इससे पहले आपने जो पढ़ी चंबल नदी परियोजना थी, किसकी थी? मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, और माही बजाज है गुजरात की, राजस्थान की। ठीक है, देखिए माही नदी पे वो दिखाते हैं, ये माही नदी जो आपकी गुजरात के कच्छ में गिरती है। राणा प्रताप सागर, कोटा, चंबल, 6 मिनट नहीं दे रखा है मैप में, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपके माही नदी गुजरती है, वो कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, इस नदी बनी हुई है, जैसे कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक लाइन में देख लीजिएगा आप। नर्मदा घाटी परियोजना, ये परियोजना देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। इस परियोजना में 3 राज्य शामिल हैं, जैसे नर्मदा घाटी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर बांध, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध, और जिसके लिए हर्षोद कस्बा जलमग्न हो गया है। बता रहा है कि जो बांध बनाया गया इस परियोजना में, देखिए मैं बताता हूँ, 3000 छोटे, 135 मध्य व 30 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। देखिए काफ़ी बड़ी परियोजना है आपकी नर्मदा घाटी परियोजना। इस परियोजना में 3 राज्य शामिल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध है, जिसके लिए हर्षोद कस्बा जो है, हर्षोद कस्बा बताया गया है कि जलमग्न हो गया है। इससे जो इफेक्ट पड़ा है हर्षोद कस्बा नाम पर पड़ा है। ठीक है, नर्मदा घाटी, जैसे नर्मदा नदी जानते ही हैं आप, जो नर्मदा तापी जो कहाँ पे पड़ती है, आप जाएंगे तो सतपुड़ा पहाड़ के उत्तर में पड़ती है नर्मदा, और दक्षिण में सतपुड़ा पठार के दक्षिण में पड़ती है तापी, और सतपुड़ा पठार के आगे पड़ती कौन सी पड़ता है? विंध्य। जैसे अरावली जो पठार है वो आपका राजस्थान में पड़ता है, और अरावली के दक्षिण में पड़ता है विंध्य पठार, और विंध्य के दक्षिण में पड़ता है सतपुड़ा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंध्य जो नर्मदा नदी है किस किस पठार के बीच से गुजरती है? तो आप याद रखिएगा सतपुड़ा और विंध्य पठार के बीच से। ठीक है,
नर्मदा, देखिए यहाँ से गुजरती है नर्मदा, जो आपकी सतपुड़ा पठार है और विंध्य उसके बीच से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ये सतलज नदी पर है, पंजाब में राजस्थान हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, भाखड़ा और नागल इसके दो प्रसिद्ध बांध हैं। देखिए भाखड़ा अलग बांध है और नागल अलग है, इसका नाम जो बोला जाता है भाखड़ा नागल, तो भाखड़ा अलग है, नागल अलग है। ठीक है, भाखड़ा अपने समय में भारत का सबसे ऊंचा बांध था। इसका जलाशय गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो जलाशय यानी बांध बना था, इससे जलाशय बना, उस जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि बांध बना दिया गया, डैम बन गया, तो डैम से तो जल तो डैम के उस पार गया नहीं, तो डैम में जो डैम से पहले ही जल कलेक्ट हो गया तो उसको जलाशय एक कलेक्ट हो गया, जल कलेक्ट हो गया तो जलाशय बोला गया। जलाशय का जो नाम दिया गया गोविंद सागर नाम दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिहांद परियोजना, रिहांद परियोजना जो है सोन की सहायक रिहांद पर बनी है, पिपरी सोनभद्र। इसका जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका जलाशय किस नाम से जाना जाता है, गोविंद सागर, और इसका जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इससे लाभान्वित राज्य हैं। दिल्ली हावड़ा स्टेट को विद्युत आपूर्ति इसी से की जाती है। तो दिल्ली में आपका जो हावड़ा स्टेट है उसको विद्युत जो सप्लाई की जाती है रिहांद परियोजना से ही की जाती है, जो सोन की सहायक नदी है रिहांद नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाथपा जकरी परियोजना, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा एक बार ऐसे ही, कि सतलज नदी पर बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अपने समय में एशिया की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना थी। जब इसका इस्टेब्लिश हुआ था उस समय सबसे बड़ी थी। ठीक है, टिहरी परियोजना उत्तराखंड में भगीरथी नदी पर रूस के सहयोग से बनी थी टिहरी बांध। ठीक है, बांध की जो ऊंचाई है 260.5 मीटर है, सबसे ऊंचा बांध है ये भारत का। यह भारत का सबसे संवेदनशील बांध है जो भारत और यूरोपियन प्लेट के मिलान बिंदु पर स्थित है। तो भारत की जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन प्लेट, उसके जो मिलान बिंदु है जहाँ पे एक दूसरे से टकराते हैं उस पॉइंट पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश व दिल्ली इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो टिहरी बांध से जो लाभ बेनिफिट मिलता है उत्तर प्रदेश को मिलता है और दिल्ली को मिलता है। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना, टिहरी बांध देख लीजिए आप, टिहरी बांध यहाँ पे आपका पड़ता है। ठीक है, टिहरी तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। तो आप याद रखिएगा, जो तुंगभद्रा परियोजना है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, और किस नदी पर बनी है, तुंगभद्रा नदी पर बनी है। ठीक है, शरावती परियोजना, कर्नाटक में जैसे कि जानते हैं शरावती नदी है, शरावती भारत की सबसे बड़ी परियोजना में एक है। और याद रखिएगा कि शरावती नदी पे जोग जलप्रपात है, जो भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। ठीक है, ओके, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कल क्वेश्चन एक पूछा था तो मुझे उसका आंसर दिया गया था कि जी प्लूटो में मैंने पूछा था किस ग्रह, कौन से ग्रह को 2006 में ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर दिया गया था, उसके लिए थैंक यू। और आप ऐसे ही साथ देते रहिए, हम आपके लिए अच्छी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन और आपके लिए जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वो फैक्ट लाते रहेंगे। ओके, व्यास परियोजना जो है आपकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ऊपरी कृष्णा परियोजना कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया था। देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप अलभट्टी बांध पर इसी परियोजना से संबंध है, जिसे लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विवाद है। ऊपरी कृष्णा परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
परम्बिकुलम अलियार परियोजना, ये अभी न्यूज़ में थी तो थोड़ा इसको हाईलाइट रखिएगा, ये आने के चांसेस हैं न्यूज़। केरल व तमिलनाडु की 8 छोटी नदियों को इस परियोजना से जोड़ा गया है, ठीक है, परम्बिकुलम पर अलियार परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1953 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पंजाब में व्यास सतलज के संगम पर हरिके नामक बैराज, देखिए हरिके बैराज बता रहे हैं, हरिके बैराज का निर्माण किया गया है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकली है, ठीक है। शाखाओं सहित यह 10,000 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई बता रहा है कि 10,000 किलोमीटर लंबी है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये अभी हाईलाइटेड थी क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री का पानी आने से काफ़ी गंदगी हो गई, जिस रीज़न से इसको जीवन रेखा जो कहा जाता है, बट इसकी रीज़न से काफ़ी जीव जंतु मर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी हाईलाइटेड थी अभी कि राजस्थान का इसे कुछ वर्ड दे रखा हुआ था कि जीवन रेखा की जगह अदर कुछ नाम दे रखा हुआ था। जर्मनी के सहयोग से इस परियोजना का निर्माण किया हुआ था, तो आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1953 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। पंजाब में व्यास सतलज के संगम हरिके बैराज, इंदिरा गांधी हरिके बैराज का निर्माण किया गया, हरिके बैराज नामक स्थान पर। शाखाओं सहित यह 10,000 किलोमीटर लंबी है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। शारदा नहर परियोजना, शारदा बैराज से यह परियोजना प्रारंभ की गई। यूपी के 50 से अधिक जिले में इसका विस्तार है। यह भारत का सबसे बड़ा नहर तंत्र है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि शारदा नहर परियोजना जो है भारत का सबसे बड़ा नहर तंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फरक्का बैराज। कलकत्ता बंदरगाह की जल आपूर्ति के लिए मुर्शिदाबाद में गंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया है, फरक्का बैराज का, ठीक है। कहाँ पे? कलकत्ता बंदरगाह की जल आपूर्ति के लिए मुर्शिदाबाद में। जल आपूर्ति कहाँ करनी है? कलकत्ता बंदरगाह पे। इस्टेब्लिश कहाँ किया गया है? मुर्शिदाबाद में। किस नदी पर? गंगा नदी पर, ठीक है। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है ये। इसकी देखरेख के लिए रामगंगा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा की जाती है, ठीक है। यह सिंचाई, चकबंदी, भूमि सुधार और ऋण वितरण का कार्य भी करता है। कौन काम करता है? रामगंगा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो एक लाइनर वन लाइनर में पूछी जाती हैं उनके लिए बता दिया, जैसे कि इडुक्की परियोजना आपकी कहाँ पे है? पोरियार नदी पे है, केरल में। किसके सहयोग से बनी थी? कनाडा के सहयोग से। वकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। जयकवाड़ी परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। इडुक्की परियोजना पोरियार नदी पे, केरल में। वकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात में। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब में, ठीक है। काकर बांध परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। काकर बांध जैसा कि नाम अपने फेमस है गुजरात के लिए, तो आपने सुना ही होगा। कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। जैसे कि काकर बांध परियोजना काफ़ी न्यूज़ में रहता है, हाईलाइटेड पॉइंट रहता है, तो आप इसे एक बार मैक्सिमम देख लीजिएगा, मे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। दुहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर है, फ्रांस के सहयोग से बनी है। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश में। दुर्गापुर बैराज दामोदर नदी पर है, झारखंड पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। मयूरभंजी मुरली परियोजना मुरली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। कंगसावती परियोजना कंगसावती नदी पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जिसके लास्ट 2-3 है वो देख लीजिए आप। घाट प्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा है, कर्नाटक नदी में। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर है, उड़ीसा और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, ठीक है।
मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है बता दिए, कुछ और बढ़ते हैं वो देख लीजिए। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उर्मिला परियोजना कहाँ पर है? उर्मिला नदी पर है। इस्टेब्लिश कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, जिसे नाम से ही गंडक है, और नेपाल, यूपी, बिहार के क्षेत्रों के लिए करती प्रभावित। तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर है, सिक्किम में। ठीक है, लोवेस्ट डैम प्रोजेक्ट है ये पश्चिम बंगाल का तीस्ता। कोयलकारू परियोजना कोयलकारू नदी पर है, झारखंड में। भारत ने भूटान में निम्न परियोजना प्रारंभ की। चूखा, ताला, कार्यशु, पुनर्संगत, नाम बता दे रहा हूँ आपको, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जैसे कि फ्लड है आगे तो नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया, एक बार आप देख लीजिए। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कुछ ऊपर हाईलाइट कर रखी थी और नीचे वन लाइनर में तीस्ता परियोजना, जिसमें इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, आप जिसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राजघाट परियोजना पढ़ लीजिएगा आप, जैसे कि सबको देखते रहिएगा एक बार, बट इम्पॉर्टेंट में जो राजघाट देख लीजिएगा। परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य सागर में। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार में। ठीक है, स्वर्ण रेखा परियोजना देख लीजिएगा आप, जो उड़ीसा और झारखंड की है स्वर्ण रेखा परियोजना। ठीक है, दुर्गापुर बैराज देख लीजिएगा, दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए। ठीक है, काकर बांध परियोजना देख लीजिएगा, ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। ठीक है, इडुक्की परियोजना जो है पोरियार नदी पे है, केरल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें से जो हाईलाइट कुछ किए उनको आप ज़्यादा ही देख लीजिएगा और ध्यान दे लीजिएगा। जैसे कि जो पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे फॉलो कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, रामगंगा परियोजना, जैसे कि ये मैंने हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट रखी थी, कुछ नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा सही से। ठीक है, परम्बिकुलम ऊपरी कृष्णा परियोजना, व्यास परियोजना, शरावती परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा आप देख लीजिएगा। ठीक है, टिहरी परियोजना। ओके, चलिए बैटरी बिल हो रही है, क्लास एंड करते हैं, जैसे कि बता दिया मैंने। ओके, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे और साथ